एक और ख़बर को लेकर आए हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वजीउद्दीन, जो GTV के रिपोर्टर हैं। हम इनसे बात करेंगे कराची में जो नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल के हवाले से जो बात हो रही है और मुलजिम अरमगान को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया, इसके हवाले से हम ज़रा जानेंगे वजी से पूरी रिपोर्ट। जी वजी। अच्छा जी, देखिए ये जो सारा मामला है अरमगान और मुस्तफ़ा का, ये न्यू ईयर नाइट से शुरू हुआ और उसके बाद ये चलता रहा। इन दोनों में जो है आपस में दोस्ती थी और उसके बाद वो जो क्लैश शुरू हो गया। क्लैश के बाद 6 जनवरी को जो है मुस्तफ़ा अपने घर से निकलता है और अरमगान के घर की जानिब जाता है। इस दौरान इनकी जो है वॉइस नोट पे बात भी होती रही, जो पुलिस को मौसूल हुई कि मुस्तफ़ा ने अपने एक दोस्त को बताया कि मेरी जो है इससे सुलह हो गई है और मैं अरमगान के घर इससे मिलने जा रहा हूँ, तुम भी वहाँ पे आ जाओ। जब ये वहाँ पे पहुँचे तो इसके बाद इन दोनों की वहाँ पे तल्ख़ कलामी हुई। तल्ख़ कलामी के बाद अरमगान की जानिब से इस पर जो है तशद्दुद किया गया। ये इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस हो चुका है अब तक, क्योंकि इसमें जो है अरमगान को जो अब गुज़िश्ता रोज़ जो है पुलिस कस्टडी के हवाले कर दिया गया, 4 रोज़ा रिमांड पर जो है पुलिस को दे दिया गया। और इसी के साथ साथ शराज, जो इसका अरमगान का दोस्त है, वो भी जो है इस केस में गिरफ़्तार हो चुका है, जिसके बाद उसने इंकिशाफ़ात किए कि मुस्तफ़ा को जो है पहले उसी घर के अंदर जो गिजरी में एक घर बना हुआ है वहाँ पर जो उसको तशद्दुद किया, तशद्दुद के बाद उसको जो है उसकी लाश को गाड़ी से में डालकर जो है कराची के मुख्तलिफ और पोश इलाकों से होते हुए जो वो गाड़ी जो है हब और धाराजीव जा पहुंची, जिसके बाद वहाँ पर उन्होंने गाड़ी के अंदर ही जो है उसको जलाया और वो मुकम्मल तौर पर जो जला कर राख कर दिया। लेकिन उसके मुकम्मल बॉडी उस वक्त वहाँ पे मौजूद है, तो वो बॉडी उस वक्त जो है वो उसका क्या किया था इन्होंने, कहाँ पर, किस तरह से, ये कुछ अभी इस बात का पता चला या नहीं? देखिए अब तक ये नहीं पता चला है कि आया उसकी बॉडी क्या है, क्योंकि मुकम्मल तौर पर उसकी बॉडी नहीं मिली, सिर्फ जिस्म के कुछ अज़ा हैं जी जी वो जी। जो है मिले हैं। वो भी जो है ईदी हुकाम की जानिब से जब वो अज़ा मौसूल हुए तो उन्होंने जो है वो अपने ही तौर पर ईदी का कब्रिस्तान के माड़ी पे वहाँ पर जो उन्होंने उनको दफना दिया। जिसके बाद जब शराज ने इंकशाफ किया कि फिर पुलिस को पता चला कि आया ये जो है सारा मुस्तफ़ा की जो लाश है वो कहाँ से मिली और कितने दिन पहले मिली। सब ये जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट भी आई है शराज की, उसमें ये उसने वाज़ेह तौर पर लिखा भी है कि इन दोनों के दरमियान जो तल्ख़ कलामी, उसके बाद अरमगान ने जो है मुस्तफ़ा को एक आले से जो है मारा, उसके बाद जो उसको वहीं पर कत्ल करके उसकी लाश को जो है मुस्तफ़ा की गाड़ी में डालकर शहर से जो है बाहर ले गए। अच्छा, हम इस किस्म के केसेस जो हैं पहले भी हम देखते आए कि इस्लामाबाद में भी केस हुआ था, फिर अभी यहाँ पर भी इस टाइप का केस हुआ है। ये केसेस आपको क्या लगता है कि ये क्यों ज़्यादातर इस तरह के हो रहे हैं? हमें इसकी डेप्थ में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के माइंड सेट को क्या हो गया है कि वो अपने हाथ में कानून भी ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि जितना मैंने सुनने में आया है कि कोई लड़की का मामला था, कोई कहता है कि ड्रग डीलिंग का मामला था, कोई कह रहा है, मतलब एक इतनी डिफरेंट बातें सुनने में आ रही हैं। फिर यहाँ पर जो ये पुलिस मुकाबला हुआ, ये क्यों किया, अपने हाथ में असला को कैसे ले लिया? क्योंकि हम हमेशा, मैं एक बात पे सख्ती भी कर रही होती हूँ, मैं कहती हूँ कि असला की नुमाइश नहीं होनी चाहिए, इसको नेगेटिव करना चाहिए, वरना ये वाले इम्पैक्ट जो हैं ये सामने आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए जो अरमगान है उसका जो अगर घर की बात करूँ तो उसमें उसके घर में जदीद तरीन जो है असला पुलिस को मिला है, मशीन्स गन्स मिली हैं, इंपोर्टेड गन्स मिली हैं। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके घर के अंदर मोशन डिटेक्शन जो कैमरास हैं वो भी जो है लगे थे। उसने जो एक तहखाना तौर पर जो है उस घर को बनाया हुआ था, क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर वो खुद रहता था और फर्स्ट फ्लोर पर जो उसका सॉफ्टवेयर हाउस चल रहा था। मुबैना तौर पर यह भी बताया गया कि उस सॉफ्टवेयर हाउस से जो रकम आती थी वो जो है मंशियात के लिए जो इस्तेमाल होती थी। और मुस्तफ़ा और अरमगान जो है दोनों ही जो है मंशियात के आदी थे। ये एक वीड नामी मंशियात है जो ये लोग इस्तेमाल करते थे और कराची के पोश इलाकों में पोश यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को जो है ये सप्लाई भी किया करते थे। इनका जो असल झगड़ा है वो इसी बात पे शुरू हुआ कि वीड जो है मुस्तफ़ा फ़रोख्त करता था और अरमगान ने जब उससे वीड मांगी तो इस दौरान उसने जो है इनकार कर दिया कि मैं जो हूँ तुम्हें ये वीड नहीं दूंगा, जिसकी बिना पर इनका जो है झगड़ा शुरू हुआ और झगड़ा जो है फिर आया जो है कत्ल तक पहुँच गया। और ये लड़की का मामला क्या कह रहे थे कि लड़की का बीच में मामला है, ये एक लड़की है जिसको देखिए कह रहे हैं कि उसको ज़रा हाइड भी किया जा रहा है, ये क्या क्या कोई दो मसला वाकई इस है या नहीं? इंसिडेंट में जो मुस्तफ़ा का कत्ल केस है इसमें 2 लड़कियां सामने आई हैं और इन दोनों में एक जो है उसकी मुलाजमा है जो घर में काम करती थी और एक जो है इनकी आपस में दोस्त थी जो बैरून मुल्क जो है फ़रार हो चुकी है। लेकिन अभी तक पुलिस का कहना है कि इंटरपोल के ज़रिए जो है मदद की जा रही है ताकि आया वो उस लड़की को भी जो है कराची मुंतकिल किया जाए और उसका भी जो है बयान रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन अब तक अहम बात यह है कि आया वो जो मुस्तफ़ा की जो लाश मिली, धड़ मिला, वो जो है उसका DNA करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 21 फरवरी को जो है महकमा सेहत
صحت کی جانب سے اب یہ بتا دیا گیا کہ 21 فروری کو مصطفیٰ کی قبر خشائی ہوگی. جو 3 رکنی کمیٹی بورڈ بنایا گیا ہے اس کی جو سربراہی ہے وہ ڈاکٹر سمیہ کریں گی جو پولیس سرجن ہیں. ان کی بنا پر یہ ساری ٹیکنیکل وہاں سے ایگزامینیشن کی جائے گی, ڈی این اے لیا جائے گا. اس کے بعد جو ارمغان کا گھر ہے وہاں سے جو ہے سیمپلس ملے خون کے, ان کو جو اس سے میچ کیا جائے گا. اس کے بعد جو مزید تحقیقات کا جو آغاز ہے وہ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے صحیح بالکل اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں سامنے آئیں گی کہ آیا وہ مصطفیٰ کا ہی دھڑ ہے یا کسی اور کا, کیونکہ جو ارمغان کا گھر ہے وہاں سے جو ہے کارپیٹ کے اندر سے پولیس کو جو خون کے سیمپلس ملے ہیں, پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے جو ہے سیمپلس مصطفیٰ کے جو دھڑ ملا ہے اس سے جو ہے ڈی این اے کے تھرو ملائے جائیں گے. اس کے لیے جو قبر خشائی سب سے زیادہ ضروری ہے اور قبر خشائی جو 21 فروری کو کی جائے گی. اچھا بھائی, بہت سیریس سچویشن ہے کیونکہ یہ آگے جو ہے پورے پاکستان کی بات ہے کہ جب تک اس معاملے میں دیکھا نہیں جائے, اس کو بالکل ڈیپلی اس کو گو تھرو نہیں کیا جائے گا, بہت زیادہ سیریس ایشو ہے. بلکہ ایک چیز اور میں یہاں پر کہنا چاہوں گی, ابھی کل جو جس بات پہ رپورٹ بھی ابھی یہ ہو رہی تھی کہ جتنے بھی چائے کے جو ایریاز ہیں جہاں پہ چائے وغیرہ جو ہے سیل ہوتی ہے اور رات بھر لڑکے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پر بھی ڈرگس کی بات ہو رہی تھی کہ ادھر بھی ڈرگس جو ہے جس طرح یہ ویڈ وغیرہ جو یہ سپلائی کی جاتی ہے, اور اکثر آپ وہاں پر جائیں تو آپ کو ایک عجیب سی اسمیل بھی آئے گی ایک سگریٹ کی, جو سگریٹ کی اسمیل نہیں ہوتی, جو کوئی اور اسمیل ہوتی ہے. تو اس پہ بھی آئی تھنک تو بڑا سیریس ایکشن لینا چاہیے. بالکل ہی ہے, صرف کراچی کے پوش علاقے ہی نہیں بلکہ ہم کراچی کے مختلف اگر ہم ہوٹلس کی بات کریں چاہے وہ گنجان آبادی کے ہوں یا پھر جو ہے غیر آبادی کے ہوں, وہاں پر یہ تمام تر چیزیں اب عام ہو چکی ہیں. چائے کے ہوٹلز ہوں, ڈھابے ہوں, یہاں پر جو منشیات کا جو فروخت ہے, اور صرف فروخت ہی نہیں بلکہ وہاں پر ہی ہوٹلوں پہ بیٹھ کر جو ہے منشیات وہاں پہ جو نوجوان نسل ہے وہ جو ہے پی رہی ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اس طریقے کے اقدامات کیے گئے تھے ڈیفینس اور کلفٹن کے علاقے میں کہ 12 بجے کے بعد جو ہے ہوٹلز بند کر دیے جائیں گے, لیکن وہ محض صرف کچھ ٹائم تک کے لیے سختی کی جاتی ہے. اس کے بعد جو وہ نوٹیفیکیشن کسی کام کا نہیں رہتا. گزشتہ روز بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا, اس کے بعد وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جو 12 بجے کے بعد ہوٹلز ہیں وہ جو ہے بند کر جائیں گے. عموماً طور پہ یہ سارے جو کراچی کے ہوٹلز ہیں یہاں پر منشیات کا استعمال کیا جاتا ہے, اور اس پہ کوئی نہ ہی پولیس کی کوئی روک تھام ہوتی ہے, نہ ہی جو ہوٹل مالکان ہیں وہ جو ان تمام چیزوں کو روکتے ہیں. اس پہ بڑا سیریس ایکشن لینے کے صرف 12 بجے, کیا 12 بجے سے پہلے منشیات نہیں بکے گی؟ اس پہ تو بیسکلی یہ ہونا چاہیے کہ سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. جہاں پر بھی منشیات کا استعمال کیا جا رہا ہے وہاں پہ سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ کراچی میں جو منشیات آتی ہے وہ صرف کراچی میں حد تک نہیں آتی. آئی جی سندھ کے احکامات تھے کہ کراچی میں جو منشیات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں, لیکن صرف سختی جو ہے محض کچھ ٹائم تک کے لیے کی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تمام جو اگر ہم کراچی کے داخلی خارجوں کی بات کریں تو وہاں پر 7 جو ایسی چوکیاں ہیں جہاں سے آپ کراس کر کے اس کے بعد جو کراچی کے اندر جو منشیات لے کے آ جاتی ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ہی اب ہم جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد پھر ملیں گے, اسٹے ود اس.